सुधांशु जी, अब जरा इस शराब नीति की बात, क्योंकि असल आरोप तो यहीं से शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने ये कहना शुरू किया कि दरअसल ये सब कुछ दबाव बनाने के तहत आप कर रहे हैं ताकि इनकी सरकार गिराए। एक सवाल आप लोगों से भी हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि इल्जाम आपका इनके ऊपर है। एलजी साहब के पास जब फाइल जाती है, एलजी साहब को पूरा उसका बैकग्राउंड पता होगा। इस नीति में इतना कुछ खराब था, इस नीति में अपेरेंटली सब कुछ जो है चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। यह नीति, शराब नीति, पास ही क्यों हुई दिल्ली की सरकार के द्वारा? मतलब एलजी साहब ने भी इसको क्यों पास किया? हाँ, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है सौरभ जी। नीति क्या थी मैं बता रहा हूं। नीति यह थी कि उत्पादक, वितरण और विक्रेता यानी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एक व्यक्ति नहीं होगा। तो नीति एलजी साहब ने पास की। अब उसमें यह भी लिखा है वो प्रकारांतर से भी नहीं हो सकता, यानी सिस्टर कंसर्न भी नहीं हो सकती। अगर 3 कंपनियां हैं तो कोई व्यक्ति उसमें कॉमन भी नहीं हो सकता, किसी की दूसरे में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी नहीं हो सकती। अब मानी हुई बात है, उस नीति के तहत जो इन्होंने टेंडर किए और जिन कंपनियों को दिया, वो तो एलजी साहब ने नहीं किया ना। वो देखना तो इनका काम था कि आप किस कंपनी को दे रहे हैं। चलिए, उसके बाद सौरभ जी को पता होगा 25 अक्टूबर 2021 को बाकायदा एक्साइज डिपार्टमेंट ने कंपनियों के नाम लिख के कहा कि इन कंपनियों की आपस में संबंध हैं, ये मैन्युफैक्चरर भी है, रिटेलर भी हैं, वो भी हैं। इस प्रकार से इस नीति का उल्लंघन हुआ है। अब बजाय उन पे कार्रवाई होने के उनको जारी हो गया लाइसेंस। अब इसका क्या जवाब है? इसमें एलजी साहब का कहां पे रोल है? एलजी साहब का रोल पॉलिसी बनाने में था, मगर पॉलिसी के अंदर जो घपला किया गया, हमने तो यह कहा ना, पॉलिसी को तोड़ा गया है। जो नीति थी उसको इन्होंने अपने क्रियान्वयन में पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, वह अपने आप में समस्या, और इसीलिए इसका जवाब देने की स्थिति न होने के कारण ही विगत 25 मिनट से हम देख रहे हैं, हम इधर उधर की सब बात कर रहे हैं, मगर आबकारी के ऊपर तथ्यात्मक जवाब का हम इंतजार ही कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं सौरभ जी इस पर आप बात करेंगे। पॉलिटिकल बात मेरे ख्याल से हमने काफी कर ली। सौरभ जी। जी 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 नहीं, बहुत 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 बात कर ली हमने। मैं इनके सारे सवालों का जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो सुधांशु जी ये बात जानते हैं कि कोई भी पॉलिसी मैटर है उसको आप भ्रष्टाचार में नहीं ला सकते, क्योंकि पॉलिसी जो है कैबिनेट द्वारा पास की जाती है और एलजी के पास जाती है। तो मेरी और सुधांशु जी की एक बात में तो आम राय है कि ये पॉलिसी अच्छी थी। सुधांशु जी ये बता दीजिए, पॉलिसी तो अच्छी थी, ये आप मानते हैं? हाँ, ये तो प्रश्न आपने बड़ा अच्छा किया। आप अच्छी मानते हो तो विड्रॉ क्यों करें? पॉलिसी अच्छी थी, बस ये ठीक है, इतना ठीक है। विड्रॉ करना अपने आप में इतना ठीक प्रमाण है। मैं यही जानना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी, ये तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी लग रहा था। अब ये आप बताइए, सौरभ जी, ठीक है सुधांशु, कारण का उत्तर मैं ठीक है, वो बोल रहे हैं। मैं ये मानता हूं, मैं मान गया। बस मुझे यही जानना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली कम से कम ये पॉलिसी को तो ठीक मानती है। हाँ, ये जरूर इनके आरोप हैं कि पॉलिसी के क्रियान्वयन के अंदर गड़बड़ी हुई, वो मैं इनके आरोपों को एक तरफ रख लेता हूं। पॉलिसी ठीक थी, ठीक है। अब सौरभ जी, हुआ ये कि जब ये पॉलिसी अच्छी थी और इस पॉलिसी के लिए बिड्स आई, तो करीब 32 जोन्स के लिए बिड आई, और बिड का तरीका ये था कि जो हाईएस्ट बिडर होगा हर एक जोन पे, उसको वो जोन का ठेका दे दिया जाएगा कि भाई आप इस जोन के अंदर निर्धारित नंबर ऑफ शॉप्स खोल सकते हैं। और ये जो पूरी की पूरी बिड्स आई, ये करीब 9,500 करोड़ रुपए की बिड्स आई। अब जो पुरानी पॉलिसी के अंदर जो हमारा सालाना एक्साइज हम लाते थे, सरकार को मिलता था, वो 6,000 करोड़ था, और इसकी बिड के हिसाब से 9,500 करोड़ रुपए। ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है जब मनीष जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा था, तो वो इसका एक्सप्लेनेशन है। अब हुआ ये, इस पॉलिसी का जो मूल आधार था, सुधांशु जी आप समझिएगा, क्योंकि आप मुझे लगता है एक न्यूट्रल आदमी भी हैं, इसका आधार ये था कि पहले दिल्ली के अंदर करीब 60% ऐसा एरिया था जिसको आप कह सकते हैं लाइसेंस शॉप्स वहां थी, और करीब 40% दिल्ली का एक ऐसा एरिया था जैसे संगम विहार, तुगलकाबाद, खानपुर, नरेला, बादली, बुराड़ी, किराड़ी, ये जो अनऑथराइज एरिया है जो बाद में डेवलप हुआ है, इस 40% एरिया के अंदर कोई भी लाइसेंस शॉप नहीं थी। जाहिर सी बात है, जो वहां पे ड्रिंक करने वाले लोग हैं वो ड्रिंक करते थे, और उनको एक शराब माफिया अनलाइसेंस्ड और नॉन एक्साइज पेड शराब देता था, जिससे सरकार को तो एक्साइज नहीं मिलती थी, मगर वहां पे शराब उपलब्ध होती थी। जैसे कि गुजरात में है, सरकार को कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलती, बट शराब पीने वाले शराब मिलती है उसको।
तो दिल्ली सरकार ने सोचा कि जो 40% एरिया यहां पे भी लाइसेंस शॉप्स होनी चाहिए और यही इस पॉलिसी का मूल आधार था जी। दिल्ली के अंदर पहले जो थी 849 दुकानें थी। फैसला यह हुआ कि बाद में भी 849 दुकानें ही रहेंगी, मगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी उस नॉन अथोराइज एरिया में भी जहां पहले दुकानें नहीं थी। अब क्या हुआ, 17 नवंबर को जब तक बिड्स वगैरह सब हो चुकी थी, लोगों ने पैसे एडवांस 25% लाइसेंसीज ने जमा कर दिए थे, लाइसेंसीज ने दुकानें किराए पे ले ली थी, दुकानों में माल भर दिया था। एलजी साहब ने क्या कहा कि भाई जो 40% एरिया है इसमें दुकान नहीं खुलेंगी, जबकि वो पॉलिसी में मान चुके थे कि 100% एरिया के अंदर दुकानें खुलेंगी, सभी वार्डों में खुलेंगी। उन्होंने ये 2 दिन पहले तय किया, 15 नवंबर 2021 को। उससे क्या हुआ सौरभ जी, जितने भी लाइसेंसीज थे जिन्होंने कलेक्टिव बिड 9,500 करोड़ की डाली थी, वो सारे के सारे कोर्ट चले गए और आधा दर्जन पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लगे कि साहब हमने 9,500 करोड़ रुपए कमिट कर दिया, हमने 25% फीस जमा कर दी पूरे साल के हिसाब से, अब सरकार ये कह रही है कि 40% एरिया में खोल लो, 60% एरिया में खोल लो, 40 में नहीं खुलेगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बुलाया, दिल्ली सरकार ने कहा कि एलजी साहब ने कमेटी बनाई है, कमेटी इस पर तय करेगी। इसमें 2-3-4 महीने गुजर गए जी, ठीक है। कमेटी ने अपना कोई फैसला नहीं दिया और अंततः कोर्ट ने उन लाइसेंसीज को कहा कि भैया आपका 30-35% जो लाइसेंस फीस है वो सरकार वापस करेगी। अब जो 9,500 करोड़ रुपए का कमिटमेंट था उसमें सीधा 30-35% घट गया और 3,000 करोड़ रुपए वापस चला गया। आपकी पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी साथ आके खड़ी हो गई, 6,000 करोड़ और 6,000 करोड़। अब इसमें क्या हुआ, जिस बिडर ने अपनी बिड ये सोच के दी थी कि भाई जो अनसर्व्ड एरिया है वहां पे मेरी सेल बहुत बढ़ेगी, उसकी इतनी सेल नहीं हो रही थी। सरकार को उसको जो पैसा देना था वो ऑलरेडी फिक्स था कि 9,500 करोड़ रुपए में कम भी कर दिया तो 6,000 करोड़ रुपए देना है। उसके बाद लॉकडाउन आ गया जनवरी के अंदर। दिल्ली में पहले तो वीकेंड कर्फ्यू लगा कुछ हफ्तों तक, उसके बाद लॉकडाउन आ गया, कंप्लीट बंद कर दिया। उसके बाद मार्केट्स में इवन ऑड आ गया, मतलब आधी दुकानें खुलेंगी आधी नहीं खुलेंगी। वो फिर कोर्ट बेसिकली आप कह रहे हैं कि पॉलिसी जो थी अनवायबल हो गई, अनप्रॉफिटेबल हो गई और इसके पीछे एलजी साहब का वो मूल जो अनवायबल हो गई, उनका वो फैसला था कि 40% अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर दुकान नहीं खुलेगी। वो मूल वजह थी जिस वजह से ये पॉलिसी वापस ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।